हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीक्वेंट एंड सीरीज अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एमसीक्यू सीरीज 5। तो जितनी एमसीक्यू सीरीज अब तक आपको मिल चुकी है, आई होप आपने उसका पूरा बेनिफिट उठाया होगा। अगर आपने अभी तक भी वो सीरीज़ नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाके आप सारी जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आ रहे हैं सबकी एमसीक्यू सीरीज़ में सबके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आगे बता दूं कि इस जो पीडीएफ मेरे पास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाके आप उसे डाउनलोड कर लें। क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आपके साथ होंगे, तो आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और अगर पॉसिबल है तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर चेक करें वीडियो के साथ कि आपका जो सॉल्यूशंस है वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, फॉर ए सीक्वेंस Sn इक्वल्स टू 2 इंटू में 3 रेज टू पावर n-1। देन द थर्ड टर्म, आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है। अब Sn जब दिया होता है तो टर्म निकालने का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो हम फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पर आप an की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपसे थर्ड टर्म पूछी गई है तो n की जगह आप यहाँ पर 3 पुट करें, तो यहाँ पर भी 3 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1 2। तो S3 की वैल्यू पुट करेंगे, S2 की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आपके पास यहाँ से इजीली निकल ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 3 की पावर n, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 माइनस 1 माइनस, फिर जब S2 निकालेंगे तो इधर 2 आ गया, 3 की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 27 माइनस 1 26, इधर से आ जाएगा 9 माइनस 1 8, तो 52 माइनस 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया यहाँ पर 36। तो आपकी जो टर्म है यहाँ पर थर्ड टर्म जो पूछी गई थी उसकी वैल्यू आई 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 7। 100 और 1000 के बीच में जो 7 से डिवाइड नहीं होते हैं वो इंटीजर्स आपको निकालने हैं। तो आप क्या करो, पहले ये निकालना मुश्किल है कि कितने डिविजिबल नहीं होते, ये निकालना आसान है कि इतने डिविजिबल होते हैं। पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 डिविजिबल बाय 7 आर, सबसे पहला जो नंबर होगा 100 के बाद वो नंबर डिवाइड होगा 105, ये 7 से डिविजिबल है। उसके बाद आप देखेंगे तो 7 7 ऐड करते जाओ। अब जो लास्ट नंबर आपको चाहिए वो 1000 से छोटा चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें नंबर रखना था। अब 1000 से छोटा जो नंबर होगा वो आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आप 1000 को डिवाइड करके देखो 7 से डिवाइड होता है नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये डिवाइड यहाँ पर नहीं हो रहा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब जितना रिमाइंडर यहाँ आया हुआ है उस रिमाइंडर को आपको 1000 में से माइनस कर देना है। तो रिमाइंडर को माइनस करोगे आ जाएगा 994। अब इस 994 को आप देखोगे तो ये 7 से डिवाइड हो रहा होगा, 7 1 जा 7, ठीक है, तो 2 बचेगा, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। इसका टोटल निकाल लेते हैं भाई कितने नंबर है। ये निकालने के लिए आपको Sn का फार्मूला लगाना है। उसके लिए पहले आपको an चाहिएगा सॉरी n चाहिएगा कि कितनी टर्म्स है इसके अंदर। तो उसके लिए आप पहले an का फार्मूला यूज़ करो, 994, a की जगह 105, n आपको फाइंड करना है और d की वैल्यू 7। इसको उधर लाके माइनस करते हैं, 14 माइनस 5 9 8 8, 7 इधर आएगा, डिवाइड करो, तो आपके पास 7 से कैंसिल करो, कितना आएगा, 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो n की वैल्यू आ गई 28। अब ये नंबर वो हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, आपको नंबर वो निकालने हैं जो 7 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो इससे डिवाइड नहीं होंगे। तो 100 और 1000 के बीच में जो नंबर हैं वो टोटल नंबर बनेंगे आपके पास 899,
उसके बीच के नंबर लेने हैं, ठीक है, उन दोनों को काउंट नहीं करना। उसमें से 28 को आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 771। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है इन ए पी द pth टर्म इज q एंड द p प्लस qth टर्म इज 0 देन द qth टर्म इज। तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से ना करके शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, बड़े आराम से आप निकालोगे। इसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा है कि जो pth टर्म है वो q के बराबर है और जो qth टर्म है वो p के बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम आएगा p प्लस q का, a p प्लस q, इनका सम हमेशा 0 आएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में इसने ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप बता दोगे ए पी अगर क्यू के बराबर दे रखा है और दोनों का सम 0 दे रखा है, दैट मीन्स ए क्यू जो होगा वो पी के बराबर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस 4 में कहता है इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी, सम दिया हुआ है यानी एस एन दिया हुआ है 3n प्लस 2n स्क्वायर एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो पहले आप इसकी a1 a2 दो टर्म निकाल लो। अब अगर हम a1 a2 कैसे निकालेंगे, पहले उसके लिए s1 निकालो। s1 का मतलब हो गया n की जगह 1 पुट करो, 3 इंटू 1, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5। s2 निकाल लो, 3 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 आ गया, 8 प्लस 6 14। तो जो S1 S2 होते हैं इसकी हेल्प से आप A1 A2 निकाल सकते हो। जो A1 होता है वो तो इसके बराबर ही होता है और जो A2 होता है उसके लिए S2 में से S1 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 9 आ गया। अब आपको D चाहिए, D होता है A2 माइनस A1, तो D हमारा निकल गया यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 5, द 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 13 टाइम द 13 टर्म। अब यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है ना इसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। यहाँ कर कहता है 9 टाइम्स द 9th टर्म, 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स द 13th टर्म देन द 22nd टर्म ऑफ द ए पी। अगर ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भाई जो टर्म है आपने उसी को इससे मल्टीप्लाई किया है, 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म 13 टाइम्स ऑफ 13th टर्म, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इस केस में जो 9 और 13 होता है इन दोनों का जो सम आएगा ये भी 0 के बराबर ही आएगा, यानी A22 की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3। 1 और 1000 के बीच में वो नंबर लेने हैं जो 3 से डिविजिबल हो और उन सब का हमें सम फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स लोड ऑड नंबर जो 3 से डिविजिबल है। सबसे पहला तो 3 आ गया, उसके बाद 6 होता है 3 से डिविजिबल लेकिन वो इवन होता है तो उसको छोड़ देंगे। अगला नंबर आएगा 9, उससे अगला नंबर फिर 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, फिर यहाँ पर 21, इस तरह से 6 6 अब ऐड करते जाओ और लास्ट में जो नंबर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 1999999। ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो गई। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन गया। अब यहाँ से ये पता कर लो कि इसके अंदर कितनी टर्म आ रही हैं, तभी तो हम उसका सम निकाल पाएंगे। तो टर्म पता लगाने के लिए an का फार्मूला यूज़ करो। ये an की जगह आ गया आपके पास, ये a आ गया और n-1 d की वैल्यू 6। इसको उधर लाएंगे, माइनस करेंगे 996। नेक्स्ट स्टेप में 6 को भी नीचे ले आएंगे। तो जितना छोटे तरीके से कर सकते हो उतना छोटा करो। 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 167। अब आपको इसका सम निकालना है तो सम के लिए आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, छोटा पड़ेगा, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे रखी होती हैं। तो n की जगह 167 अपॉन में 2, a की जगह 3 आ गया और an की जगह 999। इन दोनों को ऐड करोगे, 2 से इसको काट दिया हमने, तो 501 को 167 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 83667। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव 1 एज अ रिमाइंडर। यानी आपको 2 डिजिट के नंबर्स लेने हैं, 4 से अगर आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर उसका 1 आए। तो 2 डिजिट के नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 10 से, लेकिन 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा।
11 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 12 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 13 आपका पहला नंबर आएगा, जिसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो सीक्वेंस के अंदर सबसे पहला नंबर आया आपके पास 13। उसके बाद फिर 4 ऐड करते जाओ। अब लास्ट में आपको कहाँ तक जाना है, 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब 2 डिजिट नंबर्स लास्ट होता है 99। 99 को अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें तो आपके पास रिमाइंडर 3 आएगा, नहीं आएगा? तो देखो अब इसको डिवाइड करोगे तो 22 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। यानी जो लास्ट नंबर है आपका वो बन गया 99, लेकिन रिमाइंडर तो हमें 1 चाहिए, सॉरी 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो 2 इसमें से कम कर दो, 97 आ गया। तो लास्ट नंबर बना आपका 97, जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। अब इसमें आपसे इनका सम पूछ रहा है कि कितने नंबर्स हैं, और पहले तो ये पता करना पड़ेगा कितने नंबर हैं, उसके लिए फिर वही n आपको निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए an का फार्मूला माइनस करो इसे, 7 - 3 4, 9 - 1 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके पास, n की वैल्यू आ गई 22। तो इन 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो n/2 a प्लस में an, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 110। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है लेट ए बी सी बी इन ए पी। ए बी सी ए पी में है, तो इसको लिख लेते हैं ए बी सी आर इन ए पी। दैट मीन्स जो बीच वाली टर्म होती है वो फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगी। आगे कहता है पी इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी एंड क्यू इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी। ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन है वो पी है, तो ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है, और क्यू अर्थमेटिक मीन है बी और सी का। तो आपके पास ये 3 इन्फॉर्मेशन है। अब इसके हिसाब से आपको बी की वैल्यू बतानी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2b इक्वल्स टू a प्लस बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 2q इक्वल्स टू में b प्लस सी। अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो आपस में ऐड, तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2p प्लस में 2q, राइट को ऐड करोगे आ जाएगा ab मतलब a और प्लस में 2b प्लस में c। अब ये a और c को अगर हम ऐड करेंगे, a और c को ऐड करेंगे तो 2b के बराबर आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, a प्लस सी की जगह लिख दो आप 2b और 2b, तो 2b हो गया 4b। यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, 2 आ जाएगा नीचे, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास p प्लस q अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में आपको कहता है कि ये if the ratio of the second to 7th of an arithmetic mean between -7 and 65 is 1:7। -7 और 65 के बीच में जितने अर्थमेटिक मीन हमने डाले हैं उसमें से जो सेकंड वाला है और 7th है उसकी रेशो आपको दे रखी है 1:7। तो n की वैल्यू क्या है, मतलब कितने अर्थमेटिक मीन आपने इसके अंदर डाले हैं। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो -7 है आपके पास ये नंबर हो गया, उसके बाद अर्थमेटिक मीन हमने जो यहाँ पर डाले, लास्ट में नंबर आपके पास है 65। इसमें से जो सेकंड वाला अर्थमेटिक मीन है, तो जो सेकंड अर्थमेटिक मीन है वो एक्चुअली में सीरीज़ की 3rd टर्म बनती है, तो यानी a3 की वैल्यू, और जो आपने यहाँ पर 7th टर्म डाली, जो 7th अर्थमेटिक मीन डाला वो एक्चुअल में सीरीज़ का 8th टर्म बनेगा। तो इसकी रेशो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1:7। अब यहाँ पर आप a3 का फार्मूला यूज़ करो। a3 का मतलब हो गया a प्लस 2d, इधर से हो गया a प्लस 7d। अब a की वैल्यू आपको दे रखी है -7, यहाँ पर a की जगह -7 पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा -49 प्लस 14d इक्वल्स टू -7 प्लस 7d। अब यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 7 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा -42, और ये इधर चला जाएगा -7d, तो d की वैल्यू आपकी मिल गई 6।
अब लेकिन पूछा आपसे यहाँ पर डी नहीं है, आपसे एन पूछा है, तो अब एन निकालने के लिए आप यूज़ करो इसका लास्ट वाली टर्म का। एक टर्म स्टार्टिंग में है, एन टर्म आपने इसके अंदर पुट करी है, तो ये वाली टर्म बन गई आपकी ए एन प्लस टू। ए एन प्लस टू की जो वैल्यू है वो आपके पास 65 है, तो ए एन का फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 65। अब ए की वैल्यू आपके पास है -7, एन आपको फाइंड करना है, 2 - 1 1 हो गया, डी की वैल्यू अभी निकाली हमने 6, इस -7 को उधर लेके जाओ, 72, 6 से कैंसिल, तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास 11। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी आर x रेज टू पावर -4 एंड x रेज टू पावर m। फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म मतलब a आपको जो दे रखी है वो है आपके पास x की पावर -4 एंड द सेकेंड टर्म यानी a2 ये आपको दे रखी है x की पावर m। इफ़ द एट्थ टर्म इज x रेज टू पावर 52, एट्थ टर्म मतलब a8 आपको दिया हुआ है, x रेज टू पावर 52। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इस m की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ से कॉमन रेशो निकाल लो। अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगी। कॉमन रेशो कितनी आएगी? सेकंड टर्म है आपके पास x की पावर m और ये है x की पावर -4। इस -4 को ऊपर ले जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कॉमन रेशो है, यहाँ पर आप पुट करोगे, ये बनेगा AR7 इज इक्वल्स टू x की पावर 52। a की वैल्यू आपके पास ये है ही और r की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो x की पावर -4, x की पावर आ जाएगी यहाँ से 7m + 28। इन सारी पावर्स को आप इकट्ठा करो तो 28 - 4 24 हो गया प्लस 7m। दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x की पावर इतनी है, यहाँ पर x की पावर इतनी है। 24 को उधर ले जाके माइनस करते हैं तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 27, जीपी की पहली टर्म आपको दी हुई है 27, मतलब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 27 एंड द एट्थ टर्म इज 1/81, एट्थ टर्म 1/81, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आपको S10 फाइंड करना है। तो ये जो A8 दिया हुआ है इसकी हेल्प से आप AR7 इक्वल्स टू 1/81, A की जगह आप यहाँ 27 पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास R की वैल्यू निकल जाएगी। इसको आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा R की पावर 7 इज इक्वल्स टू 1/81 इंटू 27। अब 81 और 27 को मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। 81 होता है 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 7 हो गया, और उसको न्यूमरेटर में लेकर आओगे तो हो जाएगा 3 की पावर -7, या आप इसको भी ऐसे ही रखो 1/3 की पावर 7 हो गया। तो इसको कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। अब यहाँ से आपसे फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म पूछा है, तो जो SN का फार्मूला था AR⁻n-1 डिवाइडेड बाय R माइनस, अब R यहाँ पर 1 से छोटा है तो इसमें फार्मूला ये वाला ना लगाकर आप ये वाला लगाओ। आंसर आपको इसी फॉर्मेट में दे रखा होगा। A की वैल्यू 27 है, 1 माइनस R की पावर n, n का मतलब यहाँ पर 10 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। इसको माइनस करोगे आप इधर तो हो जाएगा ऐसे 3 - 1 2 आ गया, 2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 81/2, 1 माइनस 1/3 की पावर 10। इसको आपको सॉल्व नहीं करना, इसी तरीके से आंसर आपको दे रखा होगा। जो ऑप्शन डी है वो आपके पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म ऑफ ए जीपी हुज थर्ड टर्म इज 2। थर्ड टर्म आपको दे रखी है 2 और कुछ नहीं दिया हुआ। कह रहा है कि जो 5 टर्म है जीपी की उनका प्रोडक्ट बताओ। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है कि जितने भी टर्म्स का आपको सम निकालना, अगर नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर ऑड है तो आपको बस क्या करना है, जो मिडिल टर्म होगी प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म, ये आ जाएगा। जो मिडिल टर्म आएगी आपकी
उस मिडिल टर्म का कर देना है आपको स्क्वायर और मिडिल टर्म की पावर n। अब मिडिल टर्म कौन सी होगी, अगर 5 टर्म आपके पास है तो मिडिल टर्म थर्ड आएगी, तो 3 की पावर 5। 5 टर्म है आपके पास तो 3 की पावर 5 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, मिडिल टर्म की जो वैल्यू है वो तो पुट करो पहले। 3 तो टर्म हो गई, मतलब a3 की पावर होगी 5। अब a3 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 5। ठीक है, 3 मत छोड़ देना, उसकी वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है a3 थर्ड टर्म, 8th टर्म और 13th टर्म ऑफ ए GP आर P, Q एंड R। यानी a3 की वैल्यू आपको दे रखी है P, a8 की वैल्यू दे रखी है Q और a13 दे रखा है आपको R। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो फर्स्ट और लास्ट है ना उसका मल्टीप्लाई कर लो, अगर GP दिया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। a3 का मतलब हो जाएगा AR², ये बन जाएगा AR7 और ये बनेगा AR12। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, a² आ गया, r की पावर 14 आ गई और PR आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो AR7 का होल स्क्वायर। AR7 की वैल्यू Q है तो ये बन गया आपके पास Q² = PR। तो इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट था वो आपका आंसर आ जाएगा। 14 में कहता है लेट ABC इन AP एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 बी ए रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ABC अगर आपके पास AP में है तो अब आपके पास ऑप्शन दिए, पहले में क्या हो रहा है K मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो अगर आपके पास ABC AP में है ना तो चाहे आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो या उसको साथ उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड की जगह यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एडिशन वाला नहीं दे रखा है तो सब्ट्रैक्ट वाला दे रखा है, और चाहे आप उससे डिवाइड कर दो। हर केस के अंदर जो आंसर है आपका वो AP ही आएगा। तो इसका मतलब इसमें जो D ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी ये भी AP आएगा, ये भी AP आएगा और ये भी AP आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी नंबर्स 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। अब 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 स्टार्ट होते हैं आपके 12 से, फिर 12 के बाद 16, ऐसे लास्ट जो नंबर आप देखोगे 2 डिजिट का वो जो 4 से डिवाइड होगा वो होगा 96। अब यहाँ पर आपको n फाइंड करना है, तो यानी an का फार्मूला लगाओ। an आपके पास है 96, a प्लस में n-1d, इसको माइनस करो, 4 से इसे कैंसिल करते हैं तो n की वैल्यू आ गई 22। तो 22 नंबर ऐसे हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि एक GP है, ए GP कंसिस्ट ऑफ 1200 टर्म्स, तो n की वैल्यू 200 हो गई। इफ द सम ऑफ ऑड टर्म ऑफ GP इज m एंड सम ऑफ इवन टर्म ऑफ GP इज n। जो इसकी ऑड टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स मतलब आप GP को देखो, GP हम कैसे लिखते हैं, पहली टर्म आएगी a, फिर आएगी AR, फिर आएगी AR², इस तरह से AR 199। अगर 200 टर्म है तो लास्ट में 199 तक आएगा। अब यहाँ पर कहता है सम ऑफ ऑड टर्म, सम ऑफ ऑड टर्म मतलब a फिर AR², इस तरह से करते हुए लास्ट टर्म आपके पास जो आएगी इससे पहले वाली आएगी AR 198। इसका सम आपको दिया हुआ है m एंड सम ऑफ इवन टर्म ऑफ GP इज n। और जो इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स मतलब जो सेकंड वाली टर्म होगी ये 4th टर्म आएगी और ये आपके पास 200 टर्म आएगी, इसका सम दिया हुआ है n। अब यहाँ से आपसे पूछता है कॉमन रेशियो ऑफ GP मतलब r पूछ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म तो a है, सम निकालोगे आप a आ गया, r कितना आएगा इसमें, r की पावर 2, इसकी पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ये फार्मूला होता है। तो ये आपको दिया हुआ है m। इधर से आप देखोगे पहली टर्म है आपके AR, और जो r निकालोगे r तो अभी भी r² ही रहेगा, क्योंकि इससे इसको जब डिवाइड करोगे a से कट जाएगा, r की पावर 3 r से कट जाएगी, r² बचेगा।
डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब आपको r की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड जब आप करोगे, अगर आप इसको ऊपर रख लो, इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, तो देखो ये वाली जो टर्म है इससे कट जाएगी, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, आपके पास r जो a जो है इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, r बचेगा। तो r की वैल्यू क्या बच रही है, इसको आप ऊपर रख रहे थे, इसको आप नीचे रख रहे थे, तो r की वैल्यू आ गई n/m। तो आपका जो इसमें ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज़ द फर्स्ट टर्म ए एंड द सम 5 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से क्या ठीक है। तो जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होती है उसका फार्मूला होता है a/1 माइनस r, और आपको जो इनफाइनाइट टर्म है उसका सम दे रखा है 5, तो इसकी जगह आप 5 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लो, इसको आप इधर लेके जाओ, r की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस r इक्वल्स टू a/5। अब इस माइनस r को इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, 1 माइनस a/5 इक्वल्स टू r, ये r की वैल्यू है। अब जब भी आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म लगाते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि r आपको क्या दिया हुआ है। जब भी आप फार्मूला ये लगाओगे इनफाइनाइट टर्म का, तो r की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक के बीच में होनी चाहिए, इससे आप इधर या उधर नहीं जा सकते हो। r अगर आपका -1 या +1 के बीच में है तभी आप इनफाइनाइट टर्म का सम निकाल सकते हो, नहीं तो सम निकाल ही नहीं सकते आप। तो यानी r की कंडीशन आपके पास ये है। अब r की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, इसको यहाँ पुट कर दो। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू चाहिए, तो इस 1 को यहाँ से हटाएंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 1 को हटाने का मतलब है माइनस करना है 1 यहाँ से। अब यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ से भी करना है, यहाँ से भी करना है, तो यहाँ से -1 करेंगे तो -2 हो गया, और इधर आ जाएगा 0। अब यहाँ से ये 5 भी हटाना है, तो 5 हटाने के लिए 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, और 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 2 = 10, इधर आ जाएगा 0। अब वैल्यू तो एक ही चाहिए ना, ये माइनस को भी हटाना है। जब माइनस को हम हटाते हैं तो इनइक्वालिटी जो होती है इसका साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस से यहाँ भी डिवाइड करोगे तो इधर 10 रह जाएगा, साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। और 0 को तो आप किसी से भी डिवाइड कर लो, 0 तो साइन चाहे लगाओ मत लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 to 10, यानी a की वैल्यू 0 से 10 तक के बीच में होनी चाहिए, यानी ऑप्शन इसमें बनेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू में 2⁻1/2 एंड 2⁻1/4, इस तरह से करके आपको एक सीरीज दे रखी है अप टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ये 2 दिया हुआ है ना, इन सब का जो बेस है वो सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी अप टू इन्फिनिटी। अब ये बन गया आपकी इन्फिनाइट जीपी। अगर यहाँ से r निकालोगे ना आप इसका, तो r आ रहा है 1/2। r अगर 1/2 आ रहा है तो आप ये वाला फार्मूला इसमें लगा सकते हो। r की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ गई या 1 से कम, -1 से कम आ गई तो नहीं लगा सकते, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पर आप सम निकालोगे इसका, तो फार्मूला होता है a/1 माइनस r। a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1/2। इसमें से इसको माइनस करोगे 1/2 आएगा, इस 2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो सम आ जाएगा आपके पास 2। तो इसका जो सम है आपके पास, इसका सम आ गया 2। अब हमें वैल्यू तो टोटल पूछी थी, तो वैल्यू क्या बन गई 2 की पावर 2 यानी 4 आपका आंसर आ गया। 19th, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, सेकेंड टर्म का मतलब हो गया a2, एंड द सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म इज 8, s इन्फिनाइट हो गया आपके पास 8, देन जीपी इज, तो जीपी क्या है, a2 का मतलब हो गया ar की वैल्यू 2 है। अब यहाँ से आप r की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी आपके पास 2/a, और जो इन्फिनाइट जीपी का फार्मूला होता है a/1 माइनस r, तो r की जगह यहाँ पुट कर दूँ मैं 2/a, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो a ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास a², नीचे आ जाएगा a - 2 = 8।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आ गया आपके पास 8a माइनस 16, इसको भी इधर लेकर आएंगे, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, इसके फैक्टर आप करोगे तो ये बनेगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू आ गई 4। अब a की वैल्यू अगर 4 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/4 यानी 1/2। तो GP क्या बनेगी, पहली टर्म आपकी 4 है, फिर r इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। तो पहली टर्म 4 है, दूसरी टर्म 2 है, फिर 1 है, तो ऑप्शन आपका C बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20th। इसमें कहता है इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ इनफिनाइट GP इज़ 1, जो पहली 2 टर्म है उसका अगर आप सम कर दें तो ये 1 के बराबर है। तो यानी पहली 2 टर्म कौन कौन सी होगी आपके पास, पहली टर्म तो आ गई a, दूसरी टर्म आ गई AR, इसका सम 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से जिसकी जैसे ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे। आगे कहता है एंड एवरी टर्म इज़ ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म, जितनी भी टर्म्स हैं कहीं से भी उठा लो आप, वो उसके आगे आने वाली जो टर्म्स हैं उनके सम का ट्वाइस के बराबर है। तो मान लेते हैं कि AN टर्म है, किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ इसके आगे आने वाली टर्म। AN से आगे कौन सी टर्म आएगी, AN+1, उससे आगे कौन सी आएगी, AN+2, इस तरह से करके अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर AN की जगह तो आप फार्मूला लगा दो ARn-1 2। अब यहाँ पर जो पहली टर्म बनेगी है इन्फिनाइट GP, लेकिन जो पहली टर्म यहाँ पर बनेगी AN+1 किसके बराबर होता है, AN+1 की वैल्यू होती है AR⁴n। तो यहाँ पर पहली टर्म आपको लेनी है AR⁴n डिवाइडेड बाय 1 - R। ये GP का फार्मूला होता है इन्फिनाइट GP का। A की जगह बस आपने AR⁴n पुट कर दिया है, नीचे 1 - R है, 1 - R ही रहेगा। अब यहाँ से आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो पहली टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम R को एलिमिनेट करते हैं। तो अब देखो कैसे कैसे कर सकते हो। R की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, अगर हम दोनों को सॉल्व करें, छोटे से छोटे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम इसके लिए इसकी AR⁴n-1 है, इसको आप ऐसे लिख दो 2 AR⁴n/1 - R। तो यहाँ से जो R⁴n है ये आप कैंसिल कर सकते हो, A भी कैंसिल कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 1 - R = 2R। अब यहाँ से इस R को इधर लेके जाओगे आप, तो R की वैल्यू मिल गई आपको 1/3। अब वैल्यू तो A की पूछी है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, 1 + 1/3 = 1, ये आ जाएगा 4/3। तो A की वैल्यू मिल गई आपको 3/4। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है इफ x 2y 3z आर इन AP where the distinct number x y z आर इन GP then the common ratio of GP। ये जो 3 नंबर है x 2y और 3z, ये तो है AP में। तो AP में होने का मतलब हो गया कि जो बीच वाली टर्म है उसका डबल पहले और लास्ट के सम के बराबर आएगा, यानी 4y की वैल्यू आपके पास x + 3z है। उसके बाद ये x y z जो है वो GP में दे रखे हैं आपको, x y z आर इन GP। तो GP में दे रखे हैं, तो इसकी जो कॉमन रेशो है यानी y/x निकालो या z/y निकालो, ये बराबर होगी इसकी k के बराबर मान लो। तो यहाँ से अगर आप z की वैल्यू निकालोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी y के, और अगर y की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी x के। अब ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है, इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो z की वैल्यू क्या बन गई, x²। मतलब x की वैल्यू तो x हो ही गई, y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आ गई, z की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आ गई। अब आपसे जो इसने पूछा है वो निकालने के लिए आप सीधा सीधा यहाँ पर आप पुट कर दो, कहाँ पर, यहाँ पर y की जगह आप ये पुट करो x के, x की जगह x रहने दो, z की जगह पुट कर दो x²। तो x यहाँ से कॉमन निकल गया, बच गया क्या यहाँ से 4k, यहाँ से 1, यहाँ से 3k²। 4k को इधर लेकर आओ,
स्प्लिटिंग करो इसकी, 3k -3k -k, तो 3k आपके पास आ गया कॉमन, k -1 कॉमन, k -1, तो k की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक k की वैल्यू 1/3 आएगी। k मतलब यहाँ पर k हमने किसके बराबर लिया, रेशो के बराबर लिया है, यानी r की वैल्यू आपकी 1 भी आ रही है और 1/3 भी आ रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1/3 दिया है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई k 1 आएगा या नहीं आएगा, उसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो k आपका जो आंसर आ गया 1/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22nd क्वेश्चन है, उसमें कहता है द वैल्यू ऑफ 9 रेज़ टू पावर 1/3, 9 रेज़ टू पावर 1/3, 9 रेज़ टू पावर 1/9, 9 रेज़ टू पावर 1/27 अप टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ भी जो ऊपर वाली टर्म आ रही है आपके पास, वो एक इन्फिनाइट जीपी आ रही है, ठीक है, 1/3, 1/9, 1/27, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबका बेस 9 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 9 की पावर ये है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको इन्फिनाइट जीपी का फार्मूला लगाओगे, तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/r निकालोगे, r भी इसका आएगा 1/3, तो माइनस करो। अब 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो आएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 9 की पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा आपके पास 3 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इसमें कहता है इफ द सम ऑफ टू एक्सट्रीम नंबर ऑफ एन एपी विद 4 टर्म इज 8। आपको सम दिया हुआ है, 2 टर्म का दिया है, 4 का दिया है, डजेंट मैटर, आपको 4 टर्म एपी की दे रखी हैं, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। छोटा तरीका पड़ता है, एक टर्म लो आप a - 3d, एक लो a - d, फिर a + d और फिर a + 3d, ये 4 टर्म आ गई, ये चारों टर्म एपी में होंगी। अब इसमें जो एक्सट्रीम है उसका सम दिया हुआ है आपको 8, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, 2a की वैल्यू आ गई 8, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब a की वैल्यू 4 है, अब कहता है कि द रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म आपके पास ये दोनों है, इसका जो प्रोडक्ट है ये आपको दिया हुआ है कितना, 15, तो a की जगह तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ये हो जाएगा 16 - d², इसको इधर लेके जाओगे तो d² की वैल्यू आएगी 1 और d की वैल्यू आ जाएगी +-1। अगर d की वैल्यू आप +-1 लेते हो, a की वैल्यू 4 लेते हो, तो आपके पास AP क्या बनेगी, यहाँ आ जाएगा 4, अगर हम +1 ले रहे हैं, इफ़ d = +1, तो आएगा यहाँ पर 4 - 3 1 हो जाएगा, 4 - 1 3 और 4 + 1 5, 4 + 3 7। तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो 7 ही आएगी। अगर आप -1 लेते हो तो सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट टर्म आपको चाहिए बस, क्योंकि d को अगर आप माइनस भी लोगे तो और कम होती जाएगी वैल्यू, तो आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म आएगी 7। उसके बाद फिर इसके केस स्टडी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। केस स्टडी में आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल के अंदर फिर कुछ ट्रायंगल्स दे रखे हैं, अपने पास जो PDF है उसमें आप देखोगे ध्यान से। अभी कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अगर हम इसको बेस लेके चलें तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम सबसे ऊपर की बात करें, सबसे ऊपर एक ट्रायंगल है, फिर उसके बाद 3 ट्रायंगल है, फिर उसके बाद 5 ट्रायंगल है, इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो यानी कि AP बन रही है और D उसका 2 आ रहा है। तो कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द 15th रो। तो 15th रो में कितने ट्रायंगल होंगे, तो आपको A15 निकालना है। A15 का मतलब हो गया A + 14D, A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 है, तो 28 + 1 यानी 29 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। इन विच रो विल द नंबर ऑफ ट्रायंगल बी 47। कौन सी रो होगी जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 47 होंगे, तो यानी आपको ये AN दे दिया, ठीक है। अब AN की वैल्यू आपको 47 दे दी, अब ये कहाँ पर आएगी, यानी A + n - 1D, ये n आपको फाइंड करना है। तो A की वैल्यू आपके पास 1 है, D की वैल्यू आपके पास 2 है, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 46, 2 से इसको कैंसिल करोगे 23, तो n की वैल्यू आ गई 24, यानी जो 24th रो है उसके अंदर 47 ट्रायंगल्स बनेंगे। हाउ मेनी स्मॉल ट्रायंगल विल बी देयर इन फिगर इन 10 रो। जो ये 10th रो है उसके अंदर कितने स्मॉल ट्रायंगल्स बनेंगे,
ठीक है, 10th रो की ये बात कर रहा है। कितने स्मॉल ट्रायंगल बनेंगे, यानी आपको जितने भी ट्रायंगल तब तक बन गए 10वीं रो तक, वो सबका सम निकालना है। तो यानी कुल मिलाकर आपको S10 फाइंड करना है। S10 का मतलब हो गया 10/2 2a n-1 इंटू में d। यहाँ आ गया 5, इधर से आ जाएगा 2, 9 2 18, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। फोर्थ में कहता है द नंबर ऑफ डार्क ट्रायंगल इन ईच रो आर इन AP, द टोटल नंबर ऑफ डार्क ट्रायंगल इन द फर्स्ट 15 रो। जो डार्क ट्रायंगल हैं वो पहली वाली रो में 1 है, फिर दूसरी वाली रो में 2 है, फिर तीसरी रो में 3 है। तो डार्क ट्रायंगल एक एक करके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट 15 रो तो कितने डार्क ट्रायंगल होंगे इसकी पहले फर्स्ट 15 रो के अंदर। तो यहाँ पर जितने भी डार्क ट्रायंगल हैं उन सबका आपको सम फाइंड करना है। तो S15 फाइंड करना है। तो 15/2, A की वैल्यू 1 होगी और D की वैल्यू भी यहाँ पर 1 होगी। इसमें तो टोटल ट्रायंगल थे, लेकिन इसमें सिर्फ डार्क ट्रायंगल लेने हैं। तो डार्क ट्रायंगल हर एक में एक एक बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 14, 14 और 2 16, तो आ जाएगा 120। तो टोटल मिलाकर 120 ट्रायंगल होंगे। फिर आगे कहता है द नंबर ऑफ लाइट ट्रायंगल इन ईच रो आर इन द AP, द टोटल नंबर ऑफ लाइट ट्रायंगल इन द 20th रो। अब लाइट ट्रायंगल आपसे पूछता है 20th रो में, 20th रो में मतलब A20 पूछ रहा है। अब लाइट ट्रायंगल आपके इसमें स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड रो से। अब सेकंड रो से स्टार्ट हो रहे हैं तो मतलब पहली वाली रो में एक तरह से इसने आपसे अब 20th रो पूछ रहा है, लेकिन ये स्टार्ट ही सेकंड रो से हो रहा है। तो आपको A19 निकालना है, A20 नहीं निकालना, A19 निकालना है। और हर बार लाइट ट्रायंगल एक एक बढ़ता जा रहा है। तो A19 आप निकालोगे यानी A + 18D। पहले एक ट्रायंगल था, फिर हर बार एक एक बढ़ता जा रहा है। तो 19th रो के अंदर 19 ही लाइट ट्रायंगल्स आएंगे। तो नेक्स्ट जो केस स्टडी है उसमें कहते हैं ऑडिटोरियम हैज़ 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। पहली रो के अंदर 20 सीट्स हैं, दूसरी रो के अंदर 24 सीट्स हैं और तीसरी रो के अंदर 28 सीट्स हैं। तो क्लियरली यहाँ से आपके A20 मिल रहा है और D आपको 4 मिल रहा है, यानी AP बन रही है। अब कहता है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द 16th रो। 16th रो के अंदर कितनी सीट होंगी। तो A16 आपको निकालना है, यानी A + 15D। 20 प्लस में 15 × 4, 60 और 20, ये आ जाएगा 80। इन द लास्ट रो ऑफ द ऑडिटोरियम देयर आर 116 सीट्स। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम। जो लास्ट रो है उसके अंदर 116 सीट है, यानी AN की वैल्यू आपको दे रखी है 116। अब आपको N निकालना है। तो A प्लस में n-1 इंटू में D। 20 को यहाँ ला के आप माइनस करोगे 96, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 24। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 25, यानी टोटल मिलाकर ऑडिटोरियम के अंदर 25 रो बनी हुई है। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द ऑडिटोरियम। अब आपको ये पता लग गया 25 रो है, तो उसके अंदर ऑडिटोरियम की सीट कितनी है, यानी आपको S25 निकालना है। तो n/2 2a और n-1 यानी 24 हो गया इंटू में D। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से 40 आ गया, यहाँ से 96। तो 25 को अगर हम 68 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1700। टोटल मिलाकर इतनी सीट्स उसमें हैं। फोर्थ, द हॉल वॉज फुल ऑन द लास्ट सैटरडे फॉर ए शो। सैटरडे को पूरा का पूरा शो जो है फुल था। हाउ मच वर द टोटल कलेक्शन रुपी फॉर द डे इफ़ टिकट वाज ₹200। अगर टिकट आपके पास 200 रुपये की है तो आपके पास टोटल सीट कितनी थी, 700 थी। तो 700 सीट की जो कॉस्ट है वो 200 रुपये हर एक सीट की है। तो टोटल मिलाकर 17 2 34, तो 3,40,000 का टोटल कलेक्शन हो गया। सैटरडे, हर बार सैटरडे आए, सोच रहा होगा सिनेमा हॉल वाला। तो फिफ्थ, इफ 1 सीट इज एडेड इन द फर्स्ट रो, 2 सीट एडेड इन द सेकेंड रो, 3 सीट एडेड इन द थर्ड रो एंड सो ऑन, देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। अब यहाँ क्या कर रहा है, जो पहली वाली रो है उसके अंदर एक सीट और बढ़ा रहा है, दूसरी वाली के अंदर 2 सीट बढ़ा रहा है। तो अब आपके पास कैसी सीक्वेंस बनेगी, 21, 26 और 31, इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि गैप जो है आपका 4 की जगह 5-5 का गैप हो गया। तो अब यहाँ पर आपको कितना टोटल बताना है कि टोटल कितनी सीट है। n तो हमें पता ही था कितना है, 25 है। तो फिर से S25 निकालना है आपको।
तो 25/2 a प्लस में n-1 वही 24 इंटू में d आपका आ गया 5। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 2a आएगा इधर, 21 2 जा 42, 25 और 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाए 2025। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ गई। नेक्स्ट जो केस स्टडी है उसमें कहता था नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। हर घंटे के अंदर जो बैक्टीरिया है वो डबल होते जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो डबल हो रहे हैं मतलब आर की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, डबल हो रहे हैं, ठीक है, दो बढ़ नहीं रहे हैं, दो बढ़ रहे होंगे तो एपी है, डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं तो जीपी है। गिवन दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 4th आवर वाज 1,60,000। एट द एंड ऑफ 4 आवर का मतलब हुआ कि अगर मैं पहली टर्म को लेता हूँ A1, दूसरी टर्म को A2, फिर A3 और A4, तो ये जो A है ये तो बैक्टीरिया ओरिजिनल है, स्टार्टिंग में है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 1 घंटे के बाद है, ये 2 घंटे के बाद, ये 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद A5 आएगा। एट द एंड ऑफ 4th आवर यानी 4 घंटे के ख़त्म होने के बाद कितने बैक्टीरिया हैं आपके पास? 1,60,000, मतलब A5 की वैल्यू दे रखी है 1,60,000। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, A4 मत लिख देना। अब इसको सॉल्व करके आप पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लो। ये आ जाएगा AR की पावर 4, तो यहाँ पर A की वैल्यू R की जगह पुट करेंगे हम 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया 16, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 10,000। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर इतने बैक्टीरिया आपके पास थे। अब ये पूछता है आगे द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 7th आवर। एट द एंड ऑफ 7th आवर मतलब ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, तो एट द एंड ऑफ 7th आवर का मतलब A8 पूछ रहा है, यानी AR7। तो A की वैल्यू आपके पास है ये, R की वैल्यू है 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 हो जाता है 128, 128 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 128, आगे लगा दो 4 0। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ 3rd आवर। जब बिगिनिंग ऑफ 3rd आवर की बात होगी तो A3 निकालना है, यानी AR², फिर A की वैल्यू आप पुट करोगे, R आपके पास हो गया 2 यानी 40,000। द सम ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट ओरिजिनली टू द एंड ऑफ 8th आवर। अब यहाँ पर आपको सम निकालना है। एट द एंड ऑफ 8th आवर मतलब आपको S9 फाइंड करना है। S9 का फार्मूला हो जाएगा भाई A R की पावर 9 - 1 और R - 1। तो A आपके पास है 10,000, R आपके पास 2 था, 2 की पावर 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो नीचे तो 1 आ गया आपके पास। अब 2 की पावर 9 को सॉल्व कर रखा है, 2 की पावर 9 होती है 512, 512 में से 1 माइनस करेंगे तो 511 और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 511000। 5th पार्ट, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ट्रिपल्स एवरी आवर। अब जो बैक्टीरिया है वो ट्रिपल हो रहे हैं। देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 4th आवर। आर की वैल्यू अब 3 हो गई है, ए तो वही रहेगा आपका। एट द एंड ऑफ 4th आवर मतलब A5 निकालना है, तो ए की वैल्यू होगी 10,000, आर की वैल्यू होगी 3, तो 3 की पावर 4 होता है 81, तो 81 के आगे लगा दो 4 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ ही जो सीक्वेंस सीरीज़ की वर्कशीट थी वो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस और आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके टेस्ट के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर ऐसा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।